स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाडू से भरूच से आज आपको बच्चों मैं लेसन नंबर 19 विधान से मैं आपको लेसन नंबर 19 है आनंद वन में बाबा आमटे के साथ आज ये लेसन मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो इस लेसन में क्या है, आनंद वन में बाबा आमटे के साथ क्या है। बाबा आमटे के आनंद वन में देश भर के 24 स्कूल के छात्र छात्राएं एकत्र हुए थे। जो बाबा आमटे थे उनका जो आनंद वन में जो आनंद वन था, उनके देश भर में वहाँ से जो देश भर के 24 स्कूलों के छात्र छात्राएं वहाँ पर आए थे। अवसर था कि विश्व बंधुत्व आंदोलन का 73वां मिलन समारोह हो। जो ओकेजन था जिस वजह से वो सब वहाँ इकट्ठे हुए थे, वो ओकेजन था विश्व बंधु आंदोलन, जो अब 37 यानी कि 37वां मिलन समारोह था। इन छात्रों में एक थी परिधि शर्मा। छत्तीसगढ़ की 10वीं की छात्रों को बाबा आमटे से मिलकर और आनंद वन में रहने वाले विकलांग लोगों को जीवन देकर इतनी सुखद अनुभूति हुई कि उस अनुभूति को अपनी नल्ली कलम से कागजों पर उकेरने का लोभ संवर्णन नहीं कर पाई। कि जो परिधि शर्मा थी, जो 10th क्लास की थी, जो छत्तीसगढ़ से आई हुई थी, उसने वहाँ पर बाबा आमटे के आनंद वन में जो हो रही थी, वहाँ पर जो विकलांग लोग रह रहे थे, उनकी जीवन को देखकर वो इतनी सुखद और इतनी उसको अनुभूति मिली कि वो बच्ची ने वो जो चीज़ उसने वहाँ महसूस की, जो वहाँ उसने एक्सपीरियंस किया, उसने वो सब अपनी नन्ही कलम से कागज़ पे उतार दिया और उसका पूरा सविस्तार उसने वहाँ से वर्णन किया। उस वर्णन के बारे में ही उसने परिधि शर्मा ने जो वो विवरण किया है, वो ही इस लेसन में बताया गया। अब वो विवरण क्या है, वो वहाँ क्या हुआ, विकलांग के साथ क्या हुआ, वो चीज़ें वो आपको मैं बताती हूँ। शाम वाली गाड़ी से हम सभी रायगढ़ से नागपुर के लिए निकले थे। शाम वाली जो इवनिंग की गाड़ी थी, हम सभी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है और एक रायगढ़ महाराष्ट्र में भी पड़ता है, जो कोंकण की तरफ आता है। मतलब कोंकण से तो नहीं कह सकते कि कोंकण में आता है, लेकिन वहाँ से कोंकण शुरू होता है। तो रायगढ़ जिला एक महाराष्ट्र में भी आता है और एक छत्तीसगढ़ में भी रायगढ़ है। तो वे रायगढ़ से नागपुर के लिए निकले थे, मीन्स महाराष्ट्र के लिए निकले थे। बाबा आमटे के आनंद वन में पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी। जब वो वहाँ से निकले तो शाम में निकले और पहुँचते पहुँचते आनंद वन में नेक्स्ट डे तक उन्हें दोपहर हो गई थी। आनंद वन में मानवता का एक अद्भुत उदाहरण है कि वहाँ पर जो आनंद वन है, वहाँ पर मानवता का एक अलग ही उदाहरण देखने को मिला। यह उन लोगों का घर है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। वे शारीरिक रूप से आम इंसानों से भिन्न है क्योंकि वे अपने शरीर के किसी न किसी अंग से अक्षम हैं। कि परिधि ये कह रही है, जो 10वीं क्लास की लड़की थी, कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ पे वे उन लोगों का घर है जिन लोगों ने उनको ठुकरा दिया था, जिनके परिवार वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्हें निकाल दिया था घर से, क्योंकि वे शारीरिक रूप से विकलांग थे। उनमें आम आदमी से वो भिन्न थे क्योंकि उनके शरीर में किसी न किसी एक अंग की कमी थी, उनमें कुछ ना कुछ कमी थी। फिर भी ये लोग अपने दृढ़ विश्वास और कठोर परिश्रम से ऐसे कार्य कर रहे थे जो सभी तरह से सक्षम मनुष्य के लिए भी कर पाना मुश्किल था। कि वे लोग विकलांग होने के बावजूद भी उनके अंदर इतना दृढ़, इतना डिटर्मिनेशन था, इतना आत्मविश्वास था, और आत्मविश्वास से और अपने हार्ड वर्किंग कठोर परिश्रम से वो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे थे कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए करना भी वो मुश्किल था, लेकिन वो लोग अपने आत्मविश्वास के कारण वो लोग ये कार्य कर रहे थे। नागपुर में स्थित आनंद भवन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। जो नागपुर में आनंद वन है, इसकी स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने की थी। बाबा आमटे ने आनंद वन की ही स्थापना करके यह सिद्ध कर दिया था कि कठोर परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जो ये कठोर परिश्रम, इससे कुछ भी हम हासिल, अगर हम हार्ड वर्किंग हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बाबा आमटे का आनंद वन का निर्माण करने की प्रेरणा एक घटना से मिली है। बाबा आमटे को जो ये आनंद वन बनाने का आइडिया जो आया, यो कहीं से नहीं है, उन्हें कहीं से एक उन्हें प्रेरणा मिली थी जो उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है, और जो उन्होंने जो ये प्रेरणा आई थी, जो उनके जीवन को बिल्कुल
चेंज कर दिया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया था उनकी लाइफ को, एक क्रांति ले आई थी उनकी जीवन में। एक बार बाबा को सड़क के किनारे मांस का ढांचा सा नजर आया। एक बार बाबा आमटे सड़क पर कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक क्या दिखाई दिया, मांस का एक ढांचा सा दिखाई दिया। ध्यानपूर्वक देर पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित व्यक्ति है। जब वे उसके पास पहुंचे, नज़दीक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यह कोई मांस का टुकड़ा नहीं, कोई निर्जीव नहीं, बल्कि एक जीवित व्यक्ति है जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है। कुष्ठ रोग क्या होता है कि कुष्ठ रोग बहुत जल्दी इन्फेक्शन वाला रोग है। ये लोगों के पास हो जाता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उसमें सब पानी चलता रहता है और ये फैलने वाला है, मतलब छुआछूत वाला है कि अगर आप उसको छुओगे तो उससे फैल जाएगा। इन्फेक्शन वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी चलता रहता है, ब्लड निकलता रहता है, तो इस तरह से कहीं पे भी कोढ़ हो जाता है और वो फुंसियाँ फोड़े बन जाते हैं और फिर वो फूट जाते हैं। फिर वो उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो लिक्विड कहीं और लग जाता है तो वो कहीं और भी फंगस इन्फेक्शन जैसा हो जाता है। तो उनको कुष्ठ रोग था। उस समय तो बाबा कुष्ठ रोग के भय से वहाँ से पलायन कर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसको कुष्ठ रोग है तब तो बाबा उसे देख के बड़े, क्योंकि सब लोग बहुत हीन भावना करते हैं कुष्ठ रोगियों से और उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि कहीं हमें भी ये कुष्ठ रोग ना हो जाए, इसलिए वो लोग उनसे डिस्टेंस बनाकर, उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। तो बाबा ने भी ऐसे ही किया कि उसे देखकर उस दिन तो वो वहाँ से डर के मारे वहाँ से निकल आए। परंतु उनकी आत्मग्लानि उनका पीछा करती रही, लेकिन उनका मन ही मन, उनका जो गिल्ट था, उन्हें वो बाबर उनको अंदर ही अंदर उनको नोचता पीछा करता रहा। वह पुनः उसी जगह लौटे और अंत में उस व्यक्ति ने बाबा की बाहों में ही दम तोड़ दिया। और जैसे ही बाबा को जब ये हुआ, गिल्ट हो रहा है, नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके पास जाना चाहिए था, तो वही सोचते रहे थे, तभी वो फिर वापस उसके पास चले गए। तो जैसे ही बाबा उसके पास गए और उस व्यक्ति ने बाबा की ही बाहों में ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद बाबा ने यह निश्चय कर लिया कि वह इस तरह से असहाय तथा समाज द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए लोगों के लिए कार्य करेंगे। अब उस घटना से वो इतने उन्हीं मन इतना विचलित हुआ, उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि जो ऐसे असहाय जिनको कोई नहीं है, जिनका जो समाज के द्वारा अपमानित किए गए थे, उनका अपमान किया गया, उन्हें समाज से ठुकरा दिया गया, ऐसे लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। इस निश्चय के साथ कड़ी मेहनत करके बाबा ने आनंद वन का निर्माण किया और फिर वो अपना सोचने लगे और इसके लिए उन्होंने आनंद वन का निर्माण किया। और इस कार्य में उनकी पत्नी श्रीमती साधना ताई ने उनका पूरा सहयोग दिया और उनकी पत्नी जो थी साधना ताई, उन्होंने उनका पूरा सहयोग दिया। तो उनकी वाइफ जो थी साधना ताई, उन्होंने भी उनको पूरा हेल्प किया। अब बाबा के दोनों बेटे विकास तथा प्रकाश आमटे भी उनके प्रयास को आगे बढ़ा रहे थे। अब जो उनके जो दो बेटे थे वो भी उनके साथ उसी कार्य में लग गए। आनंद वन में ऐसे लोग देख जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी कड़ी मेहनत से अपनी जीविका स्वयं चलाते हैं। और आनंद वन में हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनमें कोई कमी है, किसी का कोई पार्ट नहीं है शरीर का, पूरे अंग पूरे नहीं है, तो भी वो इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका स्वयं चलाते हैं, मतलब अपना खर्चा खुद उठाते हैं, अपने जीने के लिए वो खुद कमाते हैं। सत्य तो यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है। परिधि ये कहती है कि सत्य तो रियली बात यह है कि कोई भी पूरी तरह अक्षम नहीं होता है, पूरी तरह से परफेक्ट कोई नहीं होता है, पूरी तरह से कोई, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। हर एक किसी के पास दूसरों को देने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होता है। ये सरल स्वभावी लोग मेहनत और लगन से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। और यहाँ पे परिधि ये कहती है कि किसी के हर एक किसी के पास दूसरों को देने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होता है। ये ऐसे सरल स्वभावी और मेहनती लोग हैं और ये इतनी लगन से कार्य कर रहे हैं कि जिन्हें देखकर तो दांतों तले उंगली भी दबानी पड़ती है, मतलब इतना हैप माननी पड़ती है, इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार ये ऐसे कठिन कार्य कैसे कर सकते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर पाता।
इनकी दिनचर्या के बारे में जानकर मुझे बेहद ही आश्चर्य हुआ। जब ये लोग जब तक कोई सार्थक कार्य नहीं कर पाते तब तक भोजन नहीं करते हैं। ये जब मैंने इनकी दिनचर्या के बारे में पता तो मैं तो बहुत ही आश्चर्य हो गई। वो आश्चर्य क्या हुआ कि ये लोग जब तक कोई सार्थक मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं कर लेते कि जिससे कि उन्हें वो मतलब सार्थक मीन्स है कि उसका पूरा अर्थ कोई उसका कार्य जिसका पूरा अर्थ ना निकले ऐसा कोई कार्य नहीं कर ले। जब तक पूरा मतलब ये भाई कोई एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि जब तक कोई एक इम्पोर्टेंट कार्य नहीं कर लेते तब तक वे भोजन नहीं करते हैं। कार्य के प्रति इनकी लगन तथा कर्मठता देखकर मैं सोच में पड़ गई कि कमी उनमें है या मैं। अब वो कार्य के प्रति इतनी लगन उनकी है, उनका कर्म के प्रति इतने कर्मठ की इतने रेस्पॉन्सिबल कैसे वो उन्हें देखकर मैं तो सोच में ही पड़ गई कि कमी उनमें है या हम में। हम विकलांग हैं कि वो विकलांग हैं। मुझे उनकी कार्यकुशलता एक चुनौती की तरह जान पड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उनकी कार्यकुशलता है, जो उनकी विल पावर है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी योग्यता है, वो एक चुनौती की तरह जान पड़ रही थी। मानो वे हमसे कहना चाहते हो कि वे तो शारीरिक रूप से विकलांग होने पर भी इतना कुछ कर रहे हैं और हम जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं हम भी इतना कुछ करते हैं। और वो मन ही मन ये सोच रही थी कि ये लोग हमसे ये कहना चाहते हैं कि वे शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो इतना कठिन कार्य कर पाते हैं, इतना मुश्किलों से जोखिम भरे कार्य कर लेते हैं, लेकिन हम स्वस्थ होते हुए भी हम ऐसा कर पाते हैं या नहीं, ऐसा मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। हमें इन लोगों द्वारा बनाया गया बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे सुंदर चादरें, खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड। अब इन्होंने जो इन लोगों ने बना रखे थे उनके द्वारा बनाए गए, उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे सुंदर सुंदर चादरें बना रखी थी उन्होंने, खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड बना रखे थे। ये लोग इन चीज़ों को बेचकर ही अपनी जीविका चलाते हैं। चूँकि दिसंबर का महीना था इसलिए हमें उनके द्वारा बुने गए रंग बिरंगे स्वेटर भी देखने को मिले। क्योंकि दिसंबर था तो दिसंबर में सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दियों में उन्होंने स्वेटर भी बना रखे थे जो बहुत रंग बिरंगे और बहुत सुंदर डिज़ाइन के बने हुए थे। यह सब तो उनके लिए कुछ भी ना था। हाँ, यह हमें सब तब मालूम हुआ जब सुबह के समय हम सौरानंदवन में ले जाया गया। वहां आनंदवन के अनेक सदस्यों ने गीत, संगीत तथा नृत्य के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि वे किसी से कम नहीं है और इससे ज़्यादा तो वे सब उनके लिए कुछ भी नहीं था। ये स्वेटर बुनना, ग्रीटिंग कार्ड, उससे ज़्यादा तो हमें जब मालूम हुआ जब हमें सौरानंदवन में ले गया, जहाँ पर उन्होंने अनेक सदस्यों ने आनंदवन में गीत, संगीत, अपना अलग अलग नृत्य के माध्यम से ये सिद्ध करके दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इन सब से बढ़कर एक और अद्भुत बात हमें जानने को मिली कि जब भी आनंदवन के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जमीन में दफन कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक पौधा रोप दिया जाता है। इससे मृत शरीर खाद का काम देता है और वह पेड़ उसकी स्मृति को जीवित बनाए रखता है। और इससे बढ़कर उन्हें एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात वहाँ पर दिखाई दी जो बहुत आश्चर्य है कि जब भी आनंदवन में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का या किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जमीन में दफना दिया जाता है और उस जमीन को दफनाने के बाद उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया जाता है। पौधा लगाने के बाद और जो उसका व्यक्ति का मृत शरीर है वो उसको खाद देता रहता है और वह पौधा जो धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो उसकी स्मृति को जीवित बनाए रखता है और वो पेड़ बन जाता है। और यहाँ सभी निवासियों का समान महत्व दिया जाता है। किसी की मृत्यु होने पर महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं। और यहाँ पे वो परिधि ये कहती है कि यहाँ पर जो जितने भी निवासी हैं, जब आदमी है या पुरुष है, सबको मान जो सम्मान है वो इक्वल ही दिया जाता है। किसी भी मृत्यु हो जाने पर यहाँ पर जो महिलाएं हैं तथा पुरुष दोनों ही पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं। क्योंकि जो हमारा संस्कृति है, हमारी संस्कृति में केवल कंधा देने का जो अधिकार है वो केवल मेंस को है, आदमी को। औरतें कंधा नहीं देती हैं, लेकिन उस आनंद भवन में ऐसा नहीं है। वे विकलांग लोग दोनों ही कंधा देते हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो।
यहाँ 550 एकड़ जमीन पर खेती की जाती है। यहाँ 550 एकड़ जो जमीन है उस पर खेती की जाती है। यहाँ केवल केरोसिन, शक्कर और चाय पत्ती ही बाहर से आती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली शेष सभी वस्तुएं यहीं तैयार कर ली जाती हैं। जो दैनिक जीवन में अपने यूज करने वाली वो सब चीज़ें यहीं पर ही वो कर लेते हैं। जितने भी ग्रीटिंग कार्ड आदि बनाए जाते हैं वे सभी पुरानी तथा बेकार चीज़ों से बनते हैं। प्लास्टिक, कंक्रीट, टायर, बैम्बू आदि बेकार सामग्रियों को फिर से प्रयोग में लाने योग्य बना लेते हैं। और जो ये सब चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, कंक्रीट है, टायर है और बम्बू आदि बेकार सामग्रियों को फिर से उपयोग लाने योग्य बना लेते हैं। भोजन पकाने के लिए बायोगैस का भी इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर हमारी नज़र में बेकार हो चुकी हर चीज़ को वे वहाँ किसी न किसी रूप में फिर से काम में लाने के लायक को बना लिया जाता है। एक शाम बाबा मिले हमने उनसे हमें सीख मिली कि अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। फिर एक शाम को हम बाबा आमटे से मिले और बाबा आमटे से मिलकर हमें यह सीख मिली, हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, परंतु हमें अपने सपने के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए। लगन और कड़ी मेहनत करने से ही हमारे सपने पूरे होते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे और तभी ही हमारे सपने पूरे होंगे। और अगर हम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो हमारे सपने भी पूरे नहीं होंगे, वो अधूरे रह जाएंगे। तो ठीक वैसे ही हमें अपने धर्म के प्रति भी वैसी ही जिज्ञासा दिखानी चाहिए, वैसे ही हमें उसके प्रति कर्मठ होना चाहिए। हमने देखा कि बाबा अस्वस्थ होने के कारण एक विशेष प्रकार के बिस्तर पर लेटे रहते हैं। जो बाबा आमटे थे तो बीमार रहते थे, तो वो बीमार होने के कारण वे एक विशेष प्रकार के बिस्तर पर लेटते थे। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद भी बाबा ने बच्चों से हाथ मिलाया। वे अधिक बोल नहीं पा रहे थे, इसीलिए बच्चों से बारी बारी से बातें नहीं कर सके। वे क्षण मेरे जीवन का यादगार क्षण रहेगा। और जब बाबा बहुत कमज़ोर हो चुके थे, तो बाबा शारीरिक रूप से बहुत वीक थे, तो वो अस्वस्थ होने के कारण के बावजूद भी बाबा ने सब बच्चों से हाथ मिलाया। और वे अधिक नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वे ठीक अस्वस्थ थे, तो इसलिए उन्होंने बच्चों से बारी बारी बातें भी नहीं कर सकी, सबके बारे में नहीं जान सके। लेकिन फिर भी मुझे वो मेरे जीवन का बहुत ही यादगार पल था। बाबा आमटे ने हमसे कहा कि आज मानवता धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसे बचाए रखने के लिए युवाओं को आगे बढ़ना होगा। बाबा आमटे ने हमसे कहा कि आज अनिवार्य जो मानवता है वो धीरे धीरे हमारे सब लोगों के बीच में से लुप्त हो रही है, उसे बचाए रखने के लिए ही युवाओं को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने हम सभी बच्चों को देखकर कहा कि आज वे पूरे भारत को देख रहे हैं। दरअसल हम आनंद वन में आयोजित विश्व बंधुत्व आंदोलन के 37वें मिलन में हिस्सा लेने गए थे। यह आंदोलन मानवता के लिए कार्य करता है। जो ये सम्मेलन था, ये मानवता के लिए कार्य करते हैं। मिलन समारोह 28 दिसंबर 2006 से 1 जनवरी 2007 तक था, जिसमें पूरे भारत से 24 विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षक तथा फ्रांस के कुछ विशेष अतिथि भी सहित कुल 303 लोगों ने हिस्सा यहाँ पर लिया था। और 30 दिसंबर की शाम हमें अमर शहीद भगत सिंह पर बनी एक फिल्म भी दिखाई दी थी। जब 30 दिसंबर की इवनिंग थी, तब अमर शहीद जो भगत सिंह है, जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो आज़ादी के लिए लड़े थे, उनके बारे में एक पिक्चर दिखाई दी गई थी। ये फिल्म हमने पहले भी देखी थी, परंतु इस बार फिल्म को देखने का लुत्फ कुछ और ही था। परिधि कहती कि ये पिक्चर मैं पहले भी देख चुकी थी, लेकिन जो पिक्चर देखने का मज़ा जो आया वो इस बार देखने में अलग ही मज़ा आया। पहले हमने यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए देखी थी, और इस बार किसी ध्येय के साथ हमने ये देखी। मीन्स किसी लक्ष्य के साथ देखी हमने। इस फिल्म से हमने बहुत कुछ सीखा। दूसरे दिन हॉल में जब सभी बच्चे एकत्रित हुए, तो जब फिल्म पर विचार विमर्श किया गया। और पहले दिन हमने वो पिक्चर देखी। नेक्स्ट डे जब सब लोग हॉल में इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद सब लोगों ने इस पर बहुत डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया। 31 दिसंबर की रात को सभी बच्चे, शिक्षक, सिस्टर्स और अन्य लोग हॉल में एकत्र हुए
और नए साल के आने का इंतज़ार करने लगे। सभी लोगों को एक एक मोमबत्ती दी गई। रात्रि के 12 बजते ही सबने मोमबत्ती जला दी और सारी लाइटें बंद कर दी गई। मोमबत्ती की रोशनी से सारा हॉल जगमगा रहा था और हमने सबने एक प्रार्थना गीत भी तथा विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह 5 बजे हमें अपने अपने घर लौटने के लिए वहाँ से रवाना होना था। तो ये थी परिधि की अपनी कलम से लिखी हुई वहाँ की जो उसने वो वहाँ पे विजिट किया था आनंद वन में। उस आनंद वन की विजिट के बारे में उसने अपना पूरा विवरण से बताया और कैसे उसकी लाइफ पर उसका प्रभाव पड़ा, कैसे वो वहाँ के लोगों की देखकर कैसे विकलांग लोग भी एक कितनी कड़ी मेहनत करके अपने अपने लिए कैसे पैसे कमाते हैं, अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं। इस सब के बारे में परिधि ने हमें बताया और हमें ये भी एहसास कराया कि विकलांग लोग भी हमारी तरह ही कार्य कर सकते हैं। जैसे विकलांग लोग बल्कि और उससे भी कठिन कार्य कर लेते हैं जितना ही एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर पाते, जितना वो विकलांग लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी की शारीरिक कमी पर मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी में शारीरिक कमी है तो उसका हमें उल्लास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैंने आज आपको लेसन रीड करके बताया और मैंने समझाया भी और आपको समझ में भी आया होगा। सो दैट कि अगली जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज, शब्दार्थ वगैरह सब मैं आपको इसके शेयर कर दूंगी, तो मैं आपको समझा भी दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास मैं अपनी फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलूंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।